पुलिस की मौजूदगी में दुकानों को, प्रॉपर्टीज़ को जलाया जाता है, उनको मारा जाता है, मगर पुलिस कार्रवाई नहीं करती। इसका मतलब कहीं ना कहीं। नमस्कार, मैं अमीशा और आप देख रहे हैं फोरम फॉर लव जिहाद, मॉब लिंचिंग, आतंकवादी, एंटी नेशनलिस्ट, ये शब्द शायद आपने 2014 के बाद सुने होंगे, जिसके बाद अभी त्रिपुरा में हाल ही में अटैक्स हुए थे, कम्युनल वायलेंस हुआ था, जिसके बाद अब ये सीपीआईएम का एक प्रोटेस्ट है। हम जंतर मंदिर में मौजूद हैं, यहाँ बात करते हैं कुछ लोगों से। आइए। खासकर मुसलमानों पे जो हमले हो रहे हैं, जैसे त्रिपुरा देखा, इससे पहले दिल्ली दंगा देखा, और हम दिल्ली दंगा पीड़ित क्षेत्र से ही हैं, शिव बिहार से। और अभी जो गुड़गांव में हो रहा है कि मुसलमानों को नमाज़ नहीं पढ़ने दी जा रही है, तो उन सब के ख़िलाफ़ हम क्या नाम कहते हैं यहाँ पे विरोध प्रदर्शन करने आए हैं, उसमें शामिल होने आए हैं कि क्या नाम कहते हैं, ऐसे मुसलमानों पे, अल्पसंख्यकों पे हमला क्यों किया जा रहा है, उन्हें क्यों उनके नमाज़ पढ़ने से रोका जा रहा है, या उनके दुकानों घरों को क्यों जलाया जा रहा है। इस मुद्दे की जो लगातार अल्पसंख्यक, धार्मिक अल्पसंख्यक जो हैं हिंदुस्तान में, उनके ऊपर हमले किए जा रहे हैं अलग अलग राज्यों में, अलग अलग प्रदेश में। तो जो सरकारें हैं, लॉ एंड ऑर्डर तो पुलिस का काम है संभालना, मगर देखने में आ रहा है कि पुलिस जो है एक पक्षीय तरीके से व्यवहार कर रही है। त्रिपुरा के अंदर जिस प्रकार से जो उनकी प्रॉपर्टीज़ थी, जान माल पे हमले किए गए, और पुलिस उसमें वहाँ पे प्रेजेंट होती है मगर कार्रवाई नहीं करती है। तो इस तरह कई जगह देखने आया है। नॉर्थ ईस्ट के अंदर भी जो दंगे हुए थे दिल्ली के अंदर, पुलिस की मौजूदगी में दुकानों को, प्रॉपर्टीज़ को जलाया जाता है, उनको मारा जाता है, मगर पुलिस कार्रवाई नहीं करती। इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारी एक्शन मांगी यही है कि क्या नाम कहते हैं, जिस तरीके से मुसलमानों के खिलाफ खासकर हिंसा हो रही है, उन्हें रोका जाए। जैसे आपने गाजियाबाद में देखा, पहले एनआरसी को लेकर हुई, फिर उसके बाद भी और सारी होती हैं, अभी इलेक्शन को लेकर जो हुए हैं। मतलब यही चाहते हैं हम लोग कि इलेक्शन अभी त्रिपुरा में जो बीजेपी के इलेक्शन हुए, उससे पहले इसमें से 217 सीटें जीत ली उसने दंगे के दम पे, जबकि उसकी एक भी सीटें नहीं थी वहाँ पे, और सिर्फ कुछ मुसलमानों को मार के उनके घर मकान जला के 222 में से 217 सीटों पे कब्जा कर लिया उसने। मस्जिदों को जलाया जा रहा है, तो मतलब ये गलत है। हमें सुकून से जीने दिया जाए यहाँ पर, क्योंकि यही नहीं है कि हिंदुओं का ही खून नहीं है यहाँ पर, मुसलमानों ने भी काफ़ी कुर्बानियाँ दी हैं यहाँ। और बस, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो किसान आंदोलन के बाद ये सीएए की मांग वापस उठ सकती है कि सीएए वापस लिया जाए? जी। और हमें तो ये भी है, जो अभी कृषि कानून वापस हुए, हम मतलब मेरी थिंक है ये कि ये वापस फिर दोबारा इलेक्शन जीतने के बाद फिर ये दोबारा लाया जाएगा, क्योंकि कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं हो सकती है। टैसिट अंडरस्टैंडिंग है पुलिस प्रशासन में और जो हमलावर हैं उनके बीच में। तो उसके विरोध में हम लोग यहाँ पे आए थे कि जो भारत का संविधान है, अगर कोई भी गैरकानूनी कार्य कर रहा है, अपराध अपने हाथ में ले रहा है, तो उसके ऊपर पुलिस की जिम्मेदारी बनती है कि वो कार्रवाई करे। और पुलिस अभी केंद्र में तो बीजेपी की सरकार है, तो वहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह हैं, उनके अंडर में है। इसका मतलब है कहीं ना कहीं से वहीं से संरक्षण दिया जा रहा है। तो हम उसी का विरोध दर्ज कराने के लिए आए थे कि जो धार्मिक अल्पसंख्यक हैं, चाहे हिंदू ही क्यों ना हो, मान लीजिए हिंदुओं को ही मारा जाता है कश्मीर के अंदर, तो उसका भी हम समर्थन नहीं करते हैं, हम उसका भी विरोध करते हैं। तो कहीं पर भी अल्पसंख्यक जो हैं उनको प्रोटेक्ट करना, उनके राइट्स को, उनके जान माल को प्रोटेक्ट करना, वो भारत सरकार का, पुलिस का दायित्व बनता है। जो पुलिस अपना ईमानदारी के साथ में नहीं निभा रही है, इसके विरोध में हम लोग आज यहाँ पर आए थे। देखने में ये भी आया कि जब विरोध हुआ पूरे देश के अंदर, तो वही मुख्यमंत्री कहते हैं कि उन्होंने रिव्यू के लिए खुद से ऑर्डर किया है कि जिसके ऊपर यूएपीए लगाया है जर्नलिस्ट के ऊपर, उनके ऊपर आरोप क्या हैं उसकी गहराई से जांच पड़ताल कर ली जाए और उसको विड्रॉ किया जाएगा। खुद मुख्यमंत्री का बयान था। इसका मतलब है कि दबाव में आए वो। तो हिंदुस्तान के अंदर लोकतंत्र है, अगर कोई भी अपना जो है ना इस प्रकार से तानाशाही चलाने की कोशिश करेगा, बेशक चाहे वो इलेक्टेड ही क्यों ना हो, तो उसको देश की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी, विरोध तो रहेगा। इतनी वॉलेंस करने के बाद भी अगर जब त्रिपुरा में जीत जाते हैं जो इलेक्शन हुए हैं, तो इस पे आप क्या संदेश देना चाहते हैं जनता को कि वो इतनी वॉलेंस करके अपने सेंटिमेंट्स में आके फिर भी बीजेपी को जिता रही है? तो ऐसा हो सकता है कि 2024 में फिर से नरेंद्र मोदी वापस आ जाए इसी आइडियोलॉजी के साथ? या तो हम लोग जो पूरी चुनावी प्रक्रिया है उसके ऊपर हम सवाल लगा रहे हैं, तो हमारी पार्टी भी उसके बारे में देखेगी कि चुनाव ठीक से हुआ है, नहीं हुआ। नहीं होगा तो चुनाव आयोग में भी और न्यायालय में भी हमारी पार्टी जाएगी। एक बात तो ये है।
बाकी जिस राज्य के अंदर बीजेपी जीत रही है वहाँ के लोगों को भी समझना है ना किस तरह के प्रतिनिधियों को चुन करके भेज रहे हैं। तो आपके हिसाब से बीजेपी के अलावा लोगों को किसको चुनना चाहिए? जनता तय करेगी, मैं नहीं बताऊंगा इस बात को। जनता को तय करना है कि मोदी जी आए थे विकास का नारा दे करके कि कांग्रेस के जो सरकार थी, मनमोहन सिंह की सरकार थी, वहाँ पर विकास जो है ना ठहर गया है। इनका सबसे बड़ा आरोप ये था कि विकास ठहर गया है मनमोहन सिंह के नेतृत्व में। इसलिए जो विकास की जो गति है उसको बढ़ाने के लिए बीजेपी की ज़रूरत है। मगर हो क्या रहा है, विकास के नाम पे जो हमारे देश में विकास हुआ भी था उसको भी वापस लौटाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन बीजेपी तो होर्डिंग्स लगा के कह रही है उन्होंने 4 लाख से ज़्यादा लोगों को नौकरियां दे दी उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की होर्डिंग दिल्ली में लग रही है। देखिए 4 लाख सामने तो ला के खड़े कर रहे हैं ना, 4 लाख तो छोटी संख्या नहीं होती। मगर एक बात आप लोग भी समझो कि एक 23 करोड़ का राज्य है, 23 करोड़ आबादी है, सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश। उसके अंदर अगर ये क्लेम कर भी रहे हैं, पहली बात तो ये क्लेम अपने आप में झूठा है, सरासर झूठा है। अगर 4 लाख लोगों को रोज़गार दिया होता, अभी मैं आपको एक ताज़ा उदाहरण देता हूँ। दीपावली के ऊपर जो एक फौरी रोज़गार बनता है, जैसे खील बताशे बेचते हैं, मेरे घर के सामने आपका ये जो उत्तर प्रदेश का इलाका है बिजनौर, वहाँ से नौजवान आकर के, ग्रेजुएट नौजवान आकर के खील बताशे बेच रहा है, दिल्ली के अंदर खिलौने बेच रहा है। अगर ये 4 लाख रोज़गार दे रहे हैं तो वो कौन है? उसी नौजवान से मैंने पूछा, उसने बताया मेरे गांव में एमएससी किए हुए लोग हैं जो कि खाली बैठे हुए हैं। तो सच्चाई तो ये है जो हमारे को नज़र आती है आसपास। और उत्तर प्रदेश में घूम लीजिए, रोज़गार की स्थिति तो उत्तर प्रदेश में भी सबसे नीचे है। पूरे देश के अंदर रोज़गार मिल नहीं रहा है। उल्टा कोरोना पीरियड के अंदर सरकार की जो नीतियाँ रही हैं, रोज़गार तो उल्टा छीने हैं। और जो डेली वेजेस थे उनको काम नहीं मिला, जो संगठित उद्योग थे, आज आप देखिए होटल इंडस्ट्री है, रेस्टोरेंट्स हैं, उड्डयन विभाग है, हवाई जहाज वगैरह इत्यादि, जितने लाखों लोगों को नौकरी से हटाया, क्या उनको वापस ले लिया गया? आज भी नहीं हुआ, वो रिवाइवल हुआ नहीं है। तो रोज़गार देने की बात तो दूर है, जो रोज़गार लगे हुए थे उनके रोज़गार छिन गए पिछले 1.5 साल के अंदर। ये कौन से आंकड़े प्रस्तुत कर रहे हैं, कहाँ के आंकड़े प्रस्तुत कर रहे हैं? तो इनका जो मुख्य बात ये है, इन्होंने जो विकास का नारा दिया था 2014 में, वो विकास पूरी तरीके से फेल साबित हुआ है। और उल्टा आम जनता को मतलब इन्होंने परेशानी की ओर धकेला है। लोग मर रहे हैं, लोग महंगाई से परेशान हैं, लोग रोज़गार की जो स्थिति है उससे परेशान हैं, और इनका जम करके विरोध हो रहा है। क्यों कृषि कानून वापस लिए हैं मोदी सरकार ने? अगर सब कुछ इनके पक्ष में ही है और होर्डिंग लगाने को ही अगर उसको सच मान लिया जाए, तो क्यों कृषि कानूनों को वापस लिया? बार बार कहते हैं कि चंद किसान हैं, चंद किसान हैं। वो चंद किसानों ने इतना बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया कि आपको कानून ही वापस लेने पड़े। तो इनकी बात जो है वो कहीं से भी खरे नहीं उतरती, सच नहीं है। सच्चाई ये है कि जिन लोगों ने भी इस उम्मीद के साथ कि वाकई में विकास होगा, इनको वोट दे दिया था, आज वो सबसे ज़्यादा परेशान है देश के अंदर। मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है, दिल्ली के अंदर 200 रुपये लीटर सरसों का तेल बिक रहा है, दूध जो है 57-58 रुपये लीटर हो गया है। जो बुनियादी खान पान की वस्तुएं हैं, आलू प्याज टमाटर 40 रुपये 50 रुपये 60 रुपये किलो से कम नहीं है। टमाटर तो 100 रुपये किलो बिक रहा है। तो कौन सा नया भारत बना रहे हैं, कौन सा विकास कर रहे हैं देश का? उल्टा जो हमारे अपने सरकारी संस्थान थे, पब्लिक सेक्टर थे, जिनसे एक तो आत्मनिर्भरता पैदा होती है, हम लोग आत्मनिर्भर बने 70-75 सालों में, विदेशों पे आश्रित नहीं है आज बहुत सारी चीज़ों में, उसको ये हमला कर रहे हैं। दूसरा जो उनके अंदर नौजवान लगे हुए हैं, कर्मचारी लगा हुआ है, उसका रोज़गार छीना जा रहा है। तो इनका विकास का मॉडल फेल हो चुका है मोदी जी का, और वो जनता समझ रही है। अदरवाइज़ क्या कारण है बंगाल में हारे ये? आज जितनी मर्जी बड़ी बातें कर रही हैं, अमित शाह से लेकर के मोदी से लेकर के 100 से ज़्यादा पब्लिक मीटिंग की इन्होंने बंगाल के अंदर, वहीं पड़े रहे बंगाल में, लोग मरते रहे कोरोना से उसी पीरियड के अंदर, सरकार ने उस तरफ ध्यान नहीं दिया, फिर भी हारे बंगाल में। और कई राज्यों में हारे, 5 राज्यों में चुनाव हुए, केवल असम के अंदर जीते स्पष्ट बहुमत से, बाकी जगह हारे हैं ये। तो जो वास्तविकता है, जनता का इनसे मोहभंग हो चुका है, और जल्दी ये 2024 तो छोड़िए, उससे पहले भी इनकी हालत बहुत ख़राब है। प्रदेश में अलग अलग राज्यों के अंदर जो चुनाव होंगे, निश्चित ही बीजेपी हारेगी, निश्चित है ये बात।
खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।